नमस्कार साथियों, अपन इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 विज्ञान के आरबीएसई और सीबीएसई से संबंधित रसायन विज्ञान के जो मूलभूत टॉपिक है उनका पार्ट 3B पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम मुख्यतः कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पिछला जो वीडियो था पार्ट 3A, उसमें आपने सुचालक और अतिचालक के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, पिछला जो वीडियो था पार्ट 3A, उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखो, कुचालक क्या होते हैं। कुचालक जो है, कुचालक का दूसरा नाम होता है विद्युत रोधी। अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो वही हम चार बातें करेंगे। एक तो इनकी परिभाषा क्या होती है, एक इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है और इनकी चालकता कितनी होती है। तो कुचालक किसको कहते हैं? कुचालक का दूसरा नाम होता है विद्युत रोधी। कुचालक की अपन परिभाषा क्या बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आप वही बात है, तीन शब्द बोल सकते हो। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, या आप बोल सकते हो आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, और या बोल सकते हो आप जिनमें से आयनों का प्रवाह नहीं हो सकता। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। यानी कुचालकों के अंदर विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। इन कुचालक पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। तो ये हुई कुचालक की परिभाषा। अब मैं आपको कुचालक के उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल क्या क्या है। तो अभी तक जो हमने सुचालक पढ़ा था उनमें से आप देखो, सुचालक के अंदर आपने लिया था लगभग सभी धातुएं क्या थी? सुचालक। एक धातु ऐसी थी जो क्या थी? कुचालक। वो धातु कौन सी थी? पारा। तो पारा विद्युत का क्या हो गया? सुचालक। इसके अलावा आपने देखो पीछे क्या पढ़ा था कि कार्बन खुद क्या है? खुद कार्बन क्या होता है? अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन कार्बन का एक रूप आपने पढ़ा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या था? सुचालक। और एक रूप है आपका हीरा। ये हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। तो एक उदाहरण हो गया हीरा। इसके अलावा देखो, शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है ना, डिस्टिल वाटर, ये याद रखना विद्युत का कुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। लेकिन हम जो जल यूज करते हैं ना, उस जल में कुछ न कुछ अशुद्धि मिल जाती है, जिसके कारण वो जल क्या हो जाता है? अशुद्ध। और जल में जैसे ही अशुद्धि मिलती है, वो जल है वो विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। इसके अलावा देखो, सूखी लकड़ी, यदि लकड़ी गिल्ली है तो याद रखना वो सुचालक होगी। सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, एबोनाइट है, कांच है, ये सब विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। तो कुचालकों के उदाहरण क्या हो गए? जैसे आप कह सकते हो सूखी लकड़ी, प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक की कोई भी वस्तु आ गई वो कुचालक है। इसके अलावा रबर या रबर की कोई भी वस्तु, एबोनाइट है, कांच है, हीरा है, शुद्ध जल है, पारा है, ये सब विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। यहां थोड़ा सा पारा पर ध्यान दीजिए। ये पारा जो है ना, यदि इसका तापमान बहुत ही कम हो, अर्थात कितना? 4.2 केल्विन ताप हो, तो ये पारा आपको पता है क्या दर्शाता है? ये अति चालकता भी दर्शाता है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। लेकिन नॉर्मल जो ताप है ना, इसके ऊपर पारा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ये हुआ कुचालकों की परिभाषा और कुचालकों के उदाहरण। चलो अब हम आगे बात करते हैं इनकी प्रतिरोधकता। थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि मैंने आपको बता रखा है, एक शब्द तो बता रखा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब रो। तो प्रतिरोधकता का किसका नाम है? विद्युत धारा में रुकावट का जो नाम है, विद्युत धारा के विरोध का जो नाम है, वो है प्रतिरोधकता। एक शब्द मैंने बता रखा है आपको, चालकता,
चालकता का मतलब है सिग्मा। ये चालकता किसका नाम है? विद्युत धारा के प्रवाह का जो नाम है वो है चालकता। तो ये कुचालक, अपने को पता है कुचालकों के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब है इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। कम बोले तो अपन विज्ञान की भाषा में क्या बोल सकते हैं? नगण्य। इनकी कोई चालकता नहीं होती और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। देखो जो आपने पहले सुचालक पढ़ा था, सुचालक से जस्ट उल्टा हो गया। तो मैं यहां ऐसे बोल दूंगा कि इनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बहुत ही अधिक। अर्थात धारा में रुकावट का जो गुण होता है वो बहुत ही अधिक होता है और इनकी चालकता बहुत ही कम। कम का मतलब कितनी कम? नगण्य होती है। इनकी कोई चालकता नहीं होती, बहुत ही कम होती है। तो अब देखो प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पीछे आपने एक उदाहरण पढ़ा था किसका? चांदी का। चांदी की प्रतिरोधकता कितनी थी? 1.60 इंटू 10⁻⁻8। देखो वहां आया था -8, बहुत कम थी ना। लेकिन यहां देखो जैसे आपने कहा है शुद्ध जल, पानी की चालक प्रतिरोधकता कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻5। देखो 10⁻5। आपने कहा कांच, कांच विद्युत का कुचालक है। कांच की है 10⁻10 से 10⁻14 और हीरा 10⁻12 से 10⁻13। यानी कहने का मतलब देखो वहां आपके धातुओं की माइनस में चल रही थी और यहां 10⁻, देखो प्लस में चल रही है। जो मान देख लो बहुत ज्यादा है। तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होती है। ये 3 उदाहरण अपनी किताब के, इसलिए इनका याद भी कर लेना। देखो कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे मैं हीरे वाला प्रश्न बताऊंगा कि हीरा कुचालक क्यों होता है। तो इसका एक दूसरा कारण है और एक कारण यह भी आप दे सकते हो, हीरे की प्रतिरोधकता का मान बहुत ही अधिक होता है। हाँ, इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। कम बोले तो जैसे आपको पता है चालकता का सूत्र क्या होता है? चालकता बराबर होता है 1 प्रतिरोधकता। तो आप प्रतिरोधकता याद है, जैसे मान लो आपने कह दिया हीरे की 10⁻12 से 10⁻13, तो इससे इनकी चालकता निकाल लो। जैसे अपन हीरे की बात करते हैं कि जैसे हीरा है, सिग्मा बराबर हुआ 1/ρ। तो 1 इसका रो कितना है? 10⁻12 से 10⁻13 है। तो चाहे 12 ले लो चाहे 13 ले लो। जैसे मैंने 10⁻12 ले लिया तो इसकी चालकता आ जाएगी 10⁻−12 और आगे मात्रक लग जाएगा महो बटा मीटर। कहने का मतलब देखो 10⁻−12 जो बहुत ही कम है। आपने सुचालक पढ़ा था, सुचालकों की जो प्रतिरोधकता आई थी ना वो -8 में आई थी। देखो चांदी की आपको याद है, सेम वही बात है यहां हीरे की आई है -12 में। इसका मतलब है इनकी चालकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो ये हुए दोस्तों जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक की मैंने परिभाषा बता दी, एक बार फिर सुन लो कि कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। और कुचालकों के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? जैसे पारा है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, एबोनाइट है, कांच है, हीरा है, शुद्ध जल है, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और उसके बाद ये 2 महत्वपूर्ण गुण है, जैसे इनकी हम कह देंगे प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होती है और इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। कुछ प्रतिरोधकता आपको मैंने बता भी दी है, जैसे पानी की बता दी मैंने कितनी? 2.5 इंटू 10⁻5, कांच की 10⁻10 से 10⁻14 और हीरे की 10⁻12 से 10⁻13। तो ये प्रतिरोधकता आप याद कर लो और चालकता अपने आप याद हो जाएगी। चालकता कैसे याद करोगे? चालकता का सूत्र हो जाएगा जैसे 1/ρ। जैसे आपने हीरे की याद कर ली तो 1/12 लग जाएगा। कांच की याद करनी पड़े तो आप 1/10 कर दो, 10⁻10 कर लो या 10⁻14 कर लो। मतलब 10⁻10 से 10⁻14 तक के कांच की प्रतिरोधकता है, तो इससे आप चालकता निकाल दो। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के आधार पर जो वर्गीकरण है उनमें तीसरे पदार्थ कौन से हैं? तीसरे पदार्थ होते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक देखो क्या होते हैं ये, यानी इनमें देखो चालक भी होते हैं और ये कुचालक भी होते हैं।
इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो बात आई कि भाई ये दोनों के गुण कैसे पाए जाते हैं, तो इनकी सबसे पहला काम है अपनी परिभाषा याद करेंगे कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ, ध्यान देना, ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात कम ताप पर तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, और कमरे के ताप पर ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो यहां बात आई कमरे का ताप। कमरे का ताप का मतलब सामान्य ताप। आप मान के चलो, मैं यहां बता देता हूं, कमरे का ताप कितना होता है भाई, कमरे का ताप होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें 27 भी मान सकते हो, यानी 25 से 27 कितना ही मान लो, कोई गलत नहीं है। अब जैसे मैं कहूं कमरे का ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, या मैंने कह दिया चलो 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अब मैं केल्विन में कैसे बदलेंगे, केल्विन में बदल लो। आपको मैंने पीछे बता रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 273 केल्विन। तो मैं कहूं भाई मुझे तो 27 डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब आपको पता है क्या होगा, 273 के अंदर 27 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन ताप। इसलिए 300 केल्विन ताप, या यदि 25 जोड़ोगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। दोनों ही प्रश्न सही है, कोई गलत नहीं है। तो कमरे का ताप होता है लगभग 298 डिग्री 98 केल्विन है, 299 कह दो, 300 केल्विन कह दो। तो अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात कम ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु कमरे के ताप पर विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। यह अर्धचालक की परिभाषा हुई। अब अपन बात करते हैं अर्धचालक के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कौन होते हैं भाई अर्धचालक। देखो मुख्यतः अर्धचालक कौन होते हैं, आप ध्यान रखना, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी अपने बताएंगे। आपको मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं, जो 118 तत्व हैं, उन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए, आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, अपने पाठ है पूरा, उन सभी तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने एक सारणी बनाई थी। उस सारणी का नाम है आवर्त सारणी, आपको आगे बता देंगे। उस सारणी के अंदर याद रखना कुल 18 वर्ग है। तो आवर्त सारणी का जो 14वां वर्ग है, आवर्त सारणी का 14वां वर्ग, उस 14वें वर्ग में जो तत्व आते हैं वो सभी तत्व क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। 14वें वर्ग में जो भी तत्व आते हैं वो सारे क्या होते हैं, अर्धचालक। तो 14वें में बात आई भाई कौन कौन से आते हैं, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेनली ये मान लो आप। देखो इसका एक तरीका है, काशी गए शंकर SN, प्रभु PB यानी लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एंटीमनी जिसका प्रतीक होता है SN, और लेड का प्रतीक होता है PB। 14वें वर्ग का एक छोटा सा ट्रिक है, काशी गए शंकर प्रभु। के का मतलब कार्बन, सी का मतलब SI, गए का मतलब जर्मेनियम, और शंकर का मतलब SN, और प्रभु का मतलब PB। तो ये आवर्त सारणी में जो 14वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, उन सब तत्वों की एक खास विशेषता है, इन सब तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, अर्थात ये चतु संयोजी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये संयोजकता क्या होती है ये आपको अलग बता देंगे, अपने टॉपिक है कोर्स का ये है। इन सब की संयोजकता कितनी, अभी इतना याद कर लो कि इन सब की संयोजकता 4 होती है। तो ये जैसे मैंने 5 तत्व बता दिए, लेकिन इन 5 तत्वों में से मेन जो गुण पाया जाता है वो इन 2 तत्वों में पाया जाता है। किन किन में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर
अर्धचालकों का महत्वपूर्ण गुण है। हालांकि कार्बन भी अर्धचालक है। अब देखो यहां कार्बन वाला जैसे ही प्रश्न आते ही अपने प्रश्न दो और बन गए कि कार्बन का एक रूप है हीरा, वो तो है कुचालक, और कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट, वो क्या है सुचालक, और खुद कार्बन कैसा है अर्धचालक। तो मेन अर्धचालकों के उदाहरण आप चलो 3 ले लो, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इनमें देखो ये जैसे सिलिकॉन आया है, मैं थोड़ा सा सिलिकॉन के बारे में बता देता हूं। ये जो सिलिकॉन है ना, इस सिलिकॉन का मुख्य जो उपयोग होता है वो साथियों सौर सेल बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी किताब का क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये सौर सेल क्या होता है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अपने घरों के अंदर देखो ऊपर सौर प्लेटें लगी होती है, कई सौर सेलों का जो समूह होता है ना उसको क्या कहते हैं? सौर प्लेट कहते हैं। तो सौर सेल कह दो और चाहे सौर प्लेट कह दो, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन नामक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। ये एक आप साइड में क्वेश्चन याद कर लो। तो ये देखो परिभाषा हो गई, इसके उदाहरण बता दिए। अब अपन बात करते हैं इनकी प्रतिरोधकता और चालकता। तो देखो इनकी प्रतिरोधकता और चालकता ये आपको वैसे कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों अपनी किताब में नहीं है। तो आप इनको शॉर्टली इतना ही याद कर लो कि इनकी चालकता और प्रतिरोधकता दोनों याद कर लो। इनकी चालकता और प्रतिरोधकता सुचालकों व कुचालकों के मध्य होती है। सुचालकों व कुचालकों के मध्य होती है। ये इनकी अपन ने मुख्यतः क्या याद कर लिए? चालकता और प्रतिरोधकता याद कर लिए। और याद करो तो कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है लगभग, सिलिकॉन की याद कर लो चाहे, सिलिकॉन की होती है लगभग 2300 और जर्मेनियम की होती है लगभग 0.46। तो प्रतिरोधकता यदि अपने को आ गई तो अपन चालकता वही बात है, उस सूत्र से निकाल लेंगे कि चालकता बराबर क्या हो जाएगा 1/ρ। उस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो? इनकी चालकता निकाल सकते हो। या यदि ऐसे बोल देते हो कि इनकी चालकता और प्रतिरोधकता सुचालकों व कुचालकों के मध्यवर्ती होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो तीसरा प्रकार है वो हो गया है अर्धचालक। देखो परिभाषा बता दी कि ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक है और कमरे के ताप पर या कह दो सामान्य ताप पर विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अर्थात देखो इनमें दोनों के गुण है, कुचालक का भी है और सुचालक का भी है। फिर उदाहरण कौन आगे? इसका जो उदाहरण है मुख्यतः आवर्त सारणी का जो 14वां वर्ग है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो 14वां वर्ग है उसमें मुख्यतः 4-5 तत्व आते हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, लेड है। तो इन सब में अर्धचालकों का गुण पाया जाता है। लेकिन मेनली अर्धचालकों के अंदर आप 3 ले लो, चाहे कार्बन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो। यार सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लो तो सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, ये हो गए इनके उदाहरण। और इनकी प्रतिरोधकता और चालकता आप इतना याद कर लो कि इनकी प्रतिरोधकता और चालकता सुचालक और कुचालक इन दोनों के मध्यवर्ती होती है। याद करो तो कर सकते हो। जैसे मैंने देखो प्रतिरोधकता बता दी कि जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की कितनी होती है? सिलिकॉन की होती है 2300 और आगे मात्रक लगा दो प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर। जर्मेनियम की होगी 0.46 और यदि आप कार्बन की याद करो तो कार्बन की याद कर लो 3.5 इंटू 10⁻⁵। देखो कार्बन की ओर याद कर लो चाहे 3.5 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो गई इन सब की प्रतिरोधकता। देखो कार्बन का ये एक रूप था हीरा, अभी मैंने बताया था पीछे। हीरे की कितनी थी? 10⁻12 से 10⁻14। तो लेकिन खुद कार्बन की कितनी है? 3.5 इंटू 10⁻⁵। ये मेन 3 उदाहरण है। तीनों की मैंने आपको प्रतिरोधकता भी बता दी है और प्रतिरोधकता यदि आ गई तो आप इनकी चालकता निकाल सकते हो। तो ये हुआ साथियों आपके तीसरा प्रकार है अर्धचालक। तो लेकिन यहां मैं आपको 1-2 महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं।
देखो अर्धचालक जो होते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालकों में जो आवेशवाहक होते हैं, आवेशवाहक का मतलब अर्धचालकों के अंदर विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो वो इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण। लेकिन सुचालक होते हैं ना, सुचालकों में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन सुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या आयनों के कारण होता है। लेकिन अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ में कौन है? होल। ये 12वीं लेवल का प्रश्न है, आप तो अभी नाम याद कर लो। अर्धचालकों में विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन व होल दो आवेशवाहक होते हैं। चलो ठीक है, फिर ये मैंने बता ही दिया कि ये चतुसंयोजी होते हैं। चतुसंयोजी का मतलब क्या होता है? इनकी संयोजकता कितनी होती है? इनकी संयोजकता 4 होती है। और फिर मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बताया आपको कि ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का मुख्य उपयोग क्या होता है? सिलिकॉन का मुख्य उपयोग है सौर सेल बनाने में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है कि सौर सेल बनाने में कई बार ऐसे भी आ जाता है किस धातु का उपयोग किया जाता है, किस अर्धचालक का उपयोग होता है, या ये एक उपधातु भी है। सिलिकॉन एक उपधातु भी है, इसलिए नाम आ जाता है किस उपधातु का। ज्यादा बढ़िया प्रश्न बनता है किस उपधातु का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी उपधातु का? सिलिकॉन का। और एक शब्द है सौर प्लेट। कई सौर सेल जो होते हैं ना, आपस में जुड़कर जिस युक्ति का निर्माण करते हैं उस युक्ति को क्या कहते हैं? सौर प्लेट कहते हैं। तो ये हुआ साथियों आपके विद्युत धारा के आधार पर मैंने तीनों प्रकार के जो पदार्थ है, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों को मैंने आपको विस्तार से बता दिया है।